हमारे देश में अगर लड़कियों की बात की जाए तो किसी भी मायने में वो लड़कों से कम नहीं है। यहाँ तक कि वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और रोज एक नया इतिहास रच रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी लड़कियों के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, शोषण और रेप जैसी घटनाओं में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। अगर आज भी आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की के साथ हुई अपराध की कहानी देखने को मिल ही जाएगी। कई बार अपराध तो होता है लेकिन अपराध का पता ही नहीं चल पाता या फिर अपराध की रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि लड़कियों को उनके अधिकार की पूरी जानकारी ही नहीं होती है। तो अपराध की बढ़ती संख्याओं को रोकने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि लड़कियों को अपने कानूनी अधिकार की जानकारी हो। भारतीय संविधान में लड़कियों को कई अधिकार दिए गए हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में टॉप 25 अधिकारों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हर लड़की को, हर महिला को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि भविष्य में हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, चाहे वो ससुराल में हो या मायके में हो, अगर उसके साथ कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो वो घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती है जिसमें वो रह रही है। इस कानून के अंतर्गत वो घर का बंटवारा करा के उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती है। और कोर्ट उन लोगों को, जो लोग उस लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें उस लड़की से बात तक करने की इजाज़त नहीं देती है। अगर महिला विवाहित है तो इस कंडीशन में वो अपने बच्चे की कस्टडी लेने और उसके साथ जो भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी गई है उसके लिए वो मुआवजे की भी मांग कर सकती है। घरेलू हिंसा के मामलों में महिला खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय में जाकर अपनी बात रख सकती है। इसके लिए उसे किसी भी वकील को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय कानून में एबॉर्शन करवाना यानी गर्भपात करवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन अगर गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा है तो गर्भपात करवाया जा सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो या मायके पक्ष से हो, तब तक महिला का गर्भपात नहीं करवा सकता जब तक महिला की खुद की सहमति ना हो। यानी कि महिला की सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति उसे गर्भपात करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो महिला को उसकी शिकायत करने का पूरा अधिकार है। तलाक की याचिका पर अगर कोई महिला चाहे तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता, भरण पोषण ले सकती है। और तलाक लेने के डिसीजन के बाद सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी लेने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर कोई विधवा महिला दूसरी शादी नहीं करती है तो वो अपने ससुर से गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस लेने का अधिकार रखती है। इतना ही नहीं, अगर किसी पत्नी को अपने पति से मिलने वाले गुजारा भत्ता की रकम कम लगती है तो वो अपने पति को रकम बढ़ाने के लिए बाध्य भी कर सकती है। अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसके वही सारे अधिकार होंगे जो एक विवाहित महिला के होते हैं। यानी लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर उसका पार्टनर उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो वो घरेलू हिंसा कानून का सहारा ले सकती है। और लिव इन रिलेशनशिप से जो संतान पैदा होगी उसे भी वैध माना जाएगा। उस संतान को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होगा। अगर पहली पत्नी के जीवित होते हुए कोई पुरुष दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप रखता है
तो दूसरी पत्नी को भरण पोषण, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। प्रसव से पूर्व गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर और गर्भपात का दबाव बनाने वाले पति या रिश्तेदार दोनों ही कानून की नज़र में अपराधी माने जाते हैं। लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर को 3 से 5 साल की सजा और 10 से 15,000 का जुर्माना हो सकता है, और लिंग परीक्षण का दबाव बनाने वाले पति और रिश्तेदार के लिए भी कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। किसी भी वयस्क महिला को, चाहे वो विवाहित हो या ना हो, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। अगर महिला मैरिड है तो अपने पति की सहमति के बाद ही वो गोद ले सकती है। इसके साथ ही बच्चे को स्कूल में एडमिशन के समय एडमिशन फॉर्म में पिता का नाम भी लिखना अब अनिवार्य नहीं है। माता या पिता दोनों में से किसी एक का नाम ही गार्जियन के रूप में लिखना ही पर्याप्त है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 27 के तहत पति और पत्नी दोनों की जितनी भी संपत्ति है, पत्नी उसके बंटवारे की मांग कर सकती है। इसके अलावा पत्नी का अपने स्त्री धन पर भी पूरा अधिकार होगा। 1954 के हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाओं को संपत्ति में बंटवारा कराने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब कोपोर्शनरी राइट के तहत महिला अपने पति, अपने पिता और अपने पुरखों की संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार हैं। ये कानून जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। अभी रिसेंटली में आए सरकार के एक निर्णय के अनुसार अकेले रहने वाली महिलाओं को अपने नाम से राशन कार्ड बनवाने का भी अधिकार है। महिला की सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला का परिचित हो या अपरिचित हो, वो ना तो महिला की फोटो या वीडियो ले सकता है और ना ही किसी माध्यम से इंटरनेट या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 सेक्शन 354C के तहत किसी महिला की निजी तस्वीर या निजी छड़ों की तस्वीर बिना उसकी अनुमति के खींचना या किसी और से शेयर करना अपराध माना जाता है। इक्वल वेज एक्ट यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई महिला किसी पुरुष के बराबर काम करती है और उसकी क्वालिफिकेशन भी पुरुष के बराबर ही है, तो वो महिला पुरुष के बराबर सैलरी पाने का अधिकार रखती है। इतना ही नहीं, सेक्शन 66 के अनुसार किसी भी महिला को सूर्योदय के पहले यानी सुबह 6 बजे के पहले और सूर्यास्त के बाद यानी शाम 7 बजे के बाद किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही उसे ओवर टाइम क्यों ना दिया गया हो। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद ऑफिस में रुकना नहीं चाहती है तो उसे रुकने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑफिस में होने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए महिला शिकायत कर सकती है। महिलाओं को गोपनीयता का भी अधिकार मिला है। CRPC सेक्शन 164 के तहत बलात्कार की शिकार महिला जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती है, और जब मामले की सुनवाई चल रही हो तो वहां केवल एक पुलिस अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल के अलावा किसी और व्यक्ति को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यह भी जरूरी है कि पीड़िता का नाम और पहचान भी सार्वजनिक न होने पाए। मैटरनिटी फैसिलिटी एक्ट 1961 के तहत प्रत्येक कामकाजी महिलाओं को प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स
पेड मैटरनिटी लीव यानी कि 3 मंथ की सैलरी के साथ छुट्टी दी जाती है, और इसके बाद भी अगर महिला चाहे तो 3 मंथ्स अनपेड मैटरनिटी लीव यानी कि 3 महीने की बिना सैलरी के ही छुट्टी ले सकती है, फिर वो चाहे किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। ये महिला का अधिकार है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विधवा महिला अपने मृत पति की संपत्ति में अपने हिस्से की पूर्ण मालकिन होती है। दूसरा विवाह करने के बाद भी उसका यह अधिकार बना रहता है। रेप या छेड़छाड़ की घटना के काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है, क्योंकि रेप किसी भी महिला के लिए एक भयावह घटना है। इसलिए इसके सदमे में जाना और तुरंत रिपोर्ट न लिख पाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए डर सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि रेप या छेड़छाड़ की घटना होने और उसकी शिकायत दर्ज करने के बीच काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी एक महिला अपने खिलाफ यौन अपराध का मामला दर्ज करा सकती है। अन्य समुदाय की महिलाओं की तरह ही मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता भरण पोषण लेने की हकदार हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने पति से तब तक गुजारा भत्ता ले सकती हैं जब तक कि वो दूसरा निकाह नहीं कर लेती। लड़कियों के साथ होने वाले छेड़छाड़ की घटना को देखते हुए अब छेड़छाड़ को भी सेक्सुअल क्राइम माना गया है। छेड़छाड़ को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है तो लड़की की सिर्फ एक शिकायत पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति की थाने से जमानत भी नहीं होगी। अगर कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता अपनी बेटी का विवाह तब कर देते हैं जबकि वो नाबालिग होती है, 18 साल से कम होती है, तो अगर बेटी चाहे तो बालिग होने के बाद दोबारा शादी कर सकती है, क्योंकि कानूनी तौर पर नाबालिग विवाह को वैध नहीं माना जाता। मासूम बच्चियों के साथ बढ़ते बलात्कार के मामलों को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अब बच्चियों से सेक्स करने वाले या उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेलने वाले लोगों के खिलाफ बलात्कार के ही आरोप में मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बलात्कार के ही बराबर अपराध है। कई बार रेप की शिकार महिलाएं पुलिस इंक्वायरी या मुकदमे के दौरान जलालत या संकोचवश या अपमान से बचने के लिए चुप रह जाती हैं और अपनी बात नहीं रख पाती हैं। इसके लिए भी जल्द ही सरकार ने संशोधन का नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें भी ये बताया गया है कि रेप केस की सुनवाई सिर्फ महिला जज ही करेगी। ऐसे मामलों में सुनवाई 2 माह में ही पूरी करने के प्रयास होंगे। पीड़िता का बयान भी महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी। इतना ही नहीं, पीड़िता का बयान भी उसके घर में उसके परिजनों की मौजूदगी में ही लिया जाएगा। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद महिलाओं को किसी भी तरह की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जा सकता। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो महिलाओं को उच्च पुलिस अधिकारी से उस अफसर की शिकायत करने का अधिकार है। पुलिस स्टेशन में किसी भी महिला से पूछताछ के लिए या उसकी तलाशी लेने के लिए महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर किसी मामले में किसी महिला की गिरफ्तारी भी होती है तो महिला को गिरफ्तार भी सिर्फ महिला कांस्टेबल ही कर सकती है। कोई पुरुष कांस्टेबल महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक महिला को ईमेल या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का विशेष अधिकार है। अगर किसी रीजन से, किसी कारण से महिला पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती है तो वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लिखित शिकायत भेज सकती है, जो कि पुलिस उपायुक्त
यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर के स्तर के सीनियर पुलिस अधिकारी को संबोधित की गई हो। इतना ही नहीं, एक बलात्कार पीड़ित महिला 0 एफआईआर के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। कोई भी पुलिस स्टेशन इस बहाने से एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता कि वह एरिया उसके दायरे में नहीं आता है। अगर किसी मामले में महिला गवाह है तो पुलिस उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जरूरत पड़ने पर महिला से पूछताछ करने के लिए पुलिस को ही उसके घर जाना पड़ेगा। किसी पब्लिक प्लेस पर जैसे किसी पार्क में या रास्ते में या बस में या किसी ट्रेन में या ऑटो में किसी भी उम्र की महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति छेड़छानी करता है, उसे परेशान करता है, किसी तरह से प्रताड़ित करता है या कोई गंदे कमेंट पास करता है या कोई गंदा इशारा, अश्लील इशारा करता है, तो उस व्यक्ति को आईपीसी सेक्शन 294 और 509 का दोषी माना जाएगा और उस व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही भी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मैं एडवोकेट नीतीश सिंह मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नॉलेज वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।